हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और मेरे भाई सेम इस क्लास के अंदर पेपर जैसे क्वेश्चन होने वाले हैं। इसलिए आपको क्या करना है, इस क्लास को एंड तक देखना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और मेरे भाई आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है तो वो देखिए। यहां पर देखिए सबसे पहले सीरीज में हमें दिया गया है 5 से कितना बन रहा है 8 है, तो 5 से 8 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 5 और 3 मिलकर बन जाएगा 8। फिर देखिए 8 से कितना बन रहा है 12, तो 8 से 12 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 8 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 8 और 4 मिलकर बन जाएगा 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है 17, 12 से 17 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 12 और 5 मिलकर बन जाएगा 17। फिर देखिए 17 से कितना बन रहा है 23, तो 17 से 23 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 17 के अंदर क्या कर दें +6 कर दें तो 17 और 6 मिलकर बन जाएगा 23। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 23 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखना है और यहां पर पता लगाना है कि यहां पर इस सीरीज में कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए नीचे हमारे पास संख्या ये क्या, सबसे पहले संख्या क्या है +3, उसके बाद में यह संख्या +4, उसके बाद में यह संख्या +5, उसके बाद में क्या है संख्या है +6। यानी कि कंटिन्यू चल रही है +3 +4 +5 +6। अब +6 के बाद में क्या हो जाएगा तो मेरे भाई यहां पर हो जाएगा +7। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 23 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए 23 के अंदर +7 कर देंगे तो 23 और 7 मिलकर बन जाएगा 30। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 30। अब हमें देखना है कि संख्या 30 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 30 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी निश्चित कूट भाषा में GOPL को MIVF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में RMDH को क्या लिखा जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर GOPL को यहां पर MIVF कैसे लिखा गया है। फिर से इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि RMDH को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। सबसे पहले तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर हमें बोला गया है कि GOPL इसको क्या लिखा गया है, तो मेरे भाई इसको लिखा गया है MIVF।
VF। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो करेंगे इन सभी अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, देखिए जी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 7 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है ओ आता है 15 नंबर पर है। फिर क्या है पी आता है 16 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है एल आता है 12 नंबर पर है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर आगे जो अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इनका नंबरिंग करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, देखिए एम आता है कितने नंबर पर, 13 नंबर पर है। उसके बाद में है आई आता है 9 नंबर पर है। फिर क्या है वी आता है 22 नंबर पर है। फिर क्या है एफ आता है 6 नंबर पर है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है केवल संख्या को। तो यहाँ पर देखिए, देखिए मेरे भाई यहाँ पर 7 से कितना बन रहा है 13, 7 से 13 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें प्लस 6 कर दें तो 7 और 6 मिलकर बन जाएगा 13। फिर देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर 15 से कितना बन रहा है 9, 15 से 9 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 15 में से क्या कर दें -6 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 9। फिर यहां पर देखिए 16 से कितना बन रहा है 22, तो 16 से 22 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 16 के अंदर क्या कर दें +6 कर दें तो 16 और 6 मिलकर बन जाएगा 22। फिर उसके बाद में देखिए यहां पर 12 से कितना बन रहा है 6, तो 12 से 6 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 12 में से क्या कर दें -6 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 6। यानी कि यहां पर कौन सा लॉजिक लगा है, तो मेरे भाई यहां पर जो हमारे सामने ये सभी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी में क्रम से क्या किया गया है, पहले किया गया है +6, उसके बाद में -6, फिर उसके बाद में +6 और उसके बाद में -6। ये सभी करके यहां पर ये वाले अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि यहां पर RMDH इसको क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे भाई, देखिए यहां पर, अब यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। तो देखिए आर का नंबर होता है कितना 18, तो यहां पर लिखेंगे 18। फिर क्या है एम का नंबर होता है 13, तो यहां पर लिखेंगे 13। उसके बाद में है डी आता है 4 नंबर पर, यहां पर लिखेंगे 4। डी के बाद में एच आता है 8 नंबर पर, यहां पर लिखेंगे 8। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे कंटिन्यू। देखिए सबसे पहले यहां पर किया गया था +6, तो यहां पर हम 18 के अंदर क्या कर देंगे +6 कर देंगे। तो 18 और 6 कितना होता है, तो मेरे भाई 18 और 6 होता है कितना 24, तो यहां पर हम लिखेंगे 24 है। 24 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 24 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है X, तो यहां पर हम लिख देंगे X। उसके बाद में देखिए आगे क्या है M आता है 13 नंबर पर है। यहां पर देखिए +6 करने के बाद में किया गया था -6, तो यहां पर हम क्या करेंगे 13 में से करेंगे -6, तो 13 में से -6 करेंगे तो यहां पर बच जाएगा क्या 7 है। 7 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है G, तो यहां पर हम भर देंगे G। ठीक है, उसके बाद में क्या है M के बाद में है डी आता है 4 नंबर पर है। और मेरे भाई यहां पर देखिए -6 करने के बाद में किया गया था +6, तो यहां पर हम क्या कर देंगे 4 के अंदर कर देंगे +6, तो 4 और 6 मिलकर बन जाएगा 10 है। 10 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 10 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है J, तो यहां पर हम भर देंगे J। उसके बाद में क्या है मेरे भाई लास्ट में H आता है 8 नंबर पर है। यहां पर देखिए लास्ट में किया गया है -6, तो यहां पर हम 8 में से क्या कर देंगे -6 कर देंगे, तो यहां पर कितना बचेगा, तो 8 में से -6 करेंगे तो यहां पर बच जाएगा 2। और 2 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है B, तो यहां पर हम भर देंगे B। यानी कि RMDH इसको यहां पर लिखा जाएगा XGJB। अब हमें देखना है कि ये सभी अल्फाबेट लेटर में किसी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो हाँ सर ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन है, यानी कि मेरे भाई ध्यान से देखिए ये सभी दिए गए हैं ऑप्शन है सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, तो ट्रेन द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें। मेरे भाई ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दिया गया है। और इस टाइप के प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्जाम के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में
दिया जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और यह पता लगाना है कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, तो ट्रेन द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि ट्रेन द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो इस टाइप के प्रश्न को आप फटाफट से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? यदि आपको दूरी का सूत्र ज्ञात हो तो। मेरे भाई यहां पर देखिए दूरी का सूत्र होता है क्या? दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणा में समय। ये होता है दूरी का सूत्र। अब इस सूत्र का आप इस्तेमाल करके इस प्रश्न को फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है? दूरी। तो मेरे भाई यहां पर हम लिख देंगे क्या? दूरी हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखिए यहां पर क्या है? चाल। तो मेरे भाई ट्रेन की चाल क्या है? तो ट्रेन की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर देखिए चाल हो जाएगा कितना? 90। उसके बाद में क्या है? समय कितना है? तो मेरे भाई यहां पर देखिए समय हमें दिया गया है 3 घंटे। तो यहां पर हम समय के स्थान पर क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। अब इसको यहां पर सोल्व करेंगे तो देखिए 90 गुणा 3 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा कितना? 270 है। अब दूरी हमें किलोमीटर में दी गई है तो यहां पर हम क्या कर देंगे? किलोमीटर कर देंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है तो ट्रेन द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी होगी 270 किलोमीटर है। अब हमें देखना है कि 270 किलोमीटर हमें किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर है 270 किलोमीटर हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहां पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट यानी कि जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के ऊपर लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि 14 से यहां पर 225 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 14 से यहां पर 225 बना है, सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 16 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। यहां पर देखिए 14 से यहां पर 225 बनाने
बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 14 के अंदर किया गया है +1। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए, देखिए 14 के अंदर +1 कर देंगे तो 14 और 1 मिलकर बन जाएगा 15। 15 से 225 बनाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर इस 15 का किया गया है स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है कितना, 225, और 225 यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे 16 के अंदर है, और इस 16 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 16 के अंदर हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, तो 16 और 1 मिलकर बन जाएगा 17। अब जिस प्रकार से यहाँ पर 15 का स्क्वायर किया गया है, इसी प्रकार से हम यहाँ पर कर देंगे 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 17 का स्क्वायर होता है 289, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 289। अब हमें देखना है कि संख्या 289 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 289 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये 5वां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 60 से यहाँ पर कितना बन रहा है, 69 है, तो 60 से 69 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 60 के अंदर क्या कर दें, +9 कर दें, तो 60 और 9 मिलकर बन जाएगा 69 है। फिर देखिए 69 से कितना बन रहा है, 85, तो 69 से 85 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 69 के अंदर क्या कर दें, +16 कर दें, तो 69 और 16 मिलकर बन जाएगा 85। फिर देखिए 85 से कितना बन रहा है, 110 है, तो 85 से 110 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 85 के अंदर क्या कर दें, +25 कर दें, तो 85 और 25 मिलकर बन जाएगा 110 है। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 110 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए नीचे हमारे पास संख्या ये क्या, +9, उसके बाद में संख्या ये +16, उसके बाद में संख्या ये +25 है, यानी कि सभी में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो इतना हमें भी पता चल रहा है कि आगे भी क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ये 9 क्या है, तो मेरे भाई 9 है क्या, 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में देखिए 9 के बाद में क्या है, 16, 16 क्या है, तो मेरे भाई 16 है 4 का स्क्वायर है। उसके बाद में देखिए 16 के बाद में क्या है, 25 है, 25 क्या है, तो मेरे भाई 25 है 5 का स्क्वायर है। ठीक है, अब 25 से अगली संख्या में ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह संख्या कंटिन्यू चल रही है, यानी कि 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर होता है 36 है, यानी कि 25 के बाद में प्लस होगा 36 है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 110 के अंदर क्या कर दें, +36 कर दें। तो अब मेरे भाई यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, 110 के अंदर +36 कर देंगे, तो 110 और 36 मिलकर बन जाएगा कितना, तो 110 और 36 मिलकर बन जाएगा 146 है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 146 है। अब हमें देखना है कि संख्या 146 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 146 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है, तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से मानव शरीर में पाचन एंजाइम कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी है पेप्सिन, ऑप्शन सी है एमाइलेज और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मानव शरीर में पाचन एंजाइम के रूप में ट्रिप्सिन, पेप्सिन और एमाइलेज ये सभी पाए जाते हैं। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मनुष्य में गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा घटक पाया जाता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा घटक पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है प्लाज्मा। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कहलाती है नेफ्रॉन। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है, पूछा जाता है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो मेरे भाई याद रखना, रक्त का शुद्धिकरण होता है गुर्दे या फिर हम बोल सकते हैं किडनी में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अम्ल वर्षा किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अम्ल वर्षा SO2 और NO2 की उपस्थिति के कारण होती है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गैसोलीन का मुख्य घटक कौन सा होता है? ऑप्शन ए है एथेनॉल, ऑप्शन बी है बेंजीन, ऑप्शन सी है हाइड्रोकार्बन और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि गैसोलीन का मुख्य घटक होता है हाइड्रोकार्बन। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का वर्गीकरण किसके आधार पर किया था? ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक के आधार पर है,
ऑप्शन बी है द्रव्यमान संख्या के आधार पर है, ऑप्शन सी है परमाणु संख्या के आधार पर है, और ऑप्शन डी है परमाणु भार के आधार पर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का वर्गीकरण किस आधार पर किया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि वैज्ञानिक मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया था परमाणु भार के आधार पर है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है केरल राज्य से, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश राज्य से, ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य से, और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल राज्य से, ऑप्शन बी है ओडिशा राज्य से, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश राज्य से, और ऑप्शन डी है असम राज्य से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई 100 में से 90% स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर है आसानी से दे देंगे। आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य शैली ओडिशा राज्य से संबंधित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए है राजस्थान राज्य का, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य का, ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य का, और ऑप्शन डी है कर्नाटक राज्य का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कथक उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से हरिवंश राय बच्चन किसके लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए है कहानी के लिए, ऑप्शन बी है उपन्यास के लिए, ऑप्शन सी है कविता के लिए, और ऑप्शन डी है नाटक के लिए। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से हरिवंश राय बच्चन कविता के लिए प्रसिद्ध थे। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से मधुशाला के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, और ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कामायनी महाकाव्य की रचना किसने की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कामायनी महाकाव्य की रचना की थी जयशंकर प्रसाद ने। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है,
यदि आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने लिखा था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी ने और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन डी है हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गोदान उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ शाम को 7:30 बजे।